आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। अब जैसा कि नाम से पता चलता है, हम इसमें प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। पर इन सभी के बारे में पढ़ने से पहले हमें प्रकाश के बारे में जानना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसलिए ये जो वीडियो है ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा जहां पर हम जानेंगे कि आखिर प्रकाश क्या है और वो काम कैसे करता है, हमारी मदद किस प्रकार करता है और इसके बारे में पढ़ना जरूरी क्यों है। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश की, उसके बाद हम बात करेंगे परावर्तन की और उसके बाद हम जानेंगे गोलीय दर्पण के बारे में कि आखिर गोलीय दर्पण क्या होता है। शुरुआत करते हैं प्रकाश से। तो जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी पर सूर्य ऊर्जा का एक परम स्रोत है। प्रकाश ऊर्जा भी सूर्य से हमें काफी हद तक मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं, सूर्य से हमें दो ऊर्जा मिलती है, एक तो मिलती है ताप ऊर्जा और दूसरी मिलती है प्रकाश ऊर्जा। तो हमारा ज्यादातर जो प्रकाश होता है वो हमें सूर्य से ही मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं, दिन सूर्य की वजह से होते हैं, परंतु सूर्य एक इकलौता प्रकाश का सोर्स नहीं है। इसके अलावा भी हमारे पास प्रकाश के सोर्स हैं, जैसे कि हमारे घर में लगे हुए बल्ब। पर इनको जलाने के लिए हमें विद्युत की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये बल्ब विद्युत को एक स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते हैं और उस विद्युत की मदद से हमें प्रकाश देते हैं। अब चलिए एक सेकंड के लिए ऐसा अज्यूम करते हैं कि प्रकाश हो ही ना, तो क्या होगा। अगर प्रकाश हो ही ना तो आप इस वीडियो को नहीं देख सकते, आपको सिर्फ अंधेरा दिखाई देगा, हर जगह सिर्फ काला रंग नजर आएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमारी देखने में मदद करता है प्रकाश। तो सवाल ये है कि आखिर हम अंधेरे में देख क्यों नहीं सकते, और अगर प्रकाश हमारी मदद करता है तो प्रकाश हमारी देखने में मदद करता कैसे है। क्या आपके पास इसका कोई उत्तर है? जरा सोचिए। चलिए उत्तर जानते हैं। दरअसल मान लीजिए कोई प्रकाश का सोर्स है, जैसे कि एक बल्ब। तो उससे क्या होगा कि प्रकाश की बहुत सारी किरणें निकलेंगी। मान लीजिए कि एक सेब रखा हुआ था, तो क्या होगा, प्रकाश की किरणें उस सेब पर भी आएंगी। वहां पर क्या होगा कि ये जो सेब है वो प्रकाश का परावर्तन करेगा और उससे ये जो किरण होगी वो हमारी आंखों तक पहुंचेगी, और इसलिए ये जो किरण जो सेब पे पड़ी है वो हमारी आंखों तक आएगी और इस वजह से हम सेब को देख पाएंगे। अब जब अंधेरा होता है, यानी कि जब प्रकाश की किरणें नहीं होती, तो जो सेब होता है उसके पास कोई भी किरण होती ही नहीं परावर्तन के लिए, और इसलिए सेब से कोई किरण परावर्तित नहीं होती और हमारी आंखों तक कोई रोशनी नहीं पहुंचती, और इसीलिए अंधेरे में हम कुछ देख नहीं पाते। ये कारण है कि हम अंधेरे में देख नहीं सकते। अब एक और चीज है, कुछ चीजें ट्रांसपेरेंट होती हैं, यानी कि उनके आर पार देखा जा सकता है, वो पारदर्शी होती हैं, जैसे कि शीशा। तो आखिर इसका रीजन क्या है? दरअसल इसका कारण ये है कि प्रकाश की जो किरणें होती हैं, मान लीजिए प्रकाश की किरण जो सेब पर आई, वो किरणें क्या करेंगी कि वो इस शीशे के आर पार जा सकती हैं। अब क्योंकि ये शीशे के आर पार जा सकती है तो हमारी आंखों तक तो फिर भी पहुंच जाएगी। अब क्योंकि ये प्रकाश का परावर्तन सेब ने किया था तो हमारे आंखों तक जो रोशनी पहुंचेगी उससे हमें सेब दिखाई देगा, और क्योंकि बीच में शीशा है और फिर भी हम सेब देख सकते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जो शीशा है वो पारदर्शी होता है। और यही कारण है किसी चीज के पारदर्शी होने का, क्योंकि जितनी भी चीजें पारदर्शी होती हैं उनसे जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो दूसरी तरफ जा सकती हैं। चलिए अब जानते हैं परावर्तन के बारे में। सवाल है कि क्या सभी वस्तुएं प्रकाश का समान रूप से परावर्तन करती हैं? जरा सोचिए। दरअसल इसका सीधा सा आंसर है नहीं। अभी ही हमने देखा दो चीजों के बारे में, एक था हमारा सेब और दूसरा था हमारा शीशा। दोनों प्रकाश का परावर्तन एक तरीके से नहीं करती। एक से तो हमारी आंखों तक रोशनी आती है और दूसरे में तो रोशनी उसकी दूसरी तरफ भी जा सकती है। तो इससे हमें पता चलता है कि हर वस्तु प्रकाश का अलग रूप से परावर्तन करती है। चलिए एक और उदाहरण देते हैं। एक सेब है और एक धातु है।
हम जानते हैं कि जो सेब है वो रोशनी का परावर्तन उतने अच्छे से नहीं कर पाता, परंतु जो धातु होता है वो रोशनी का परावर्तन बहुत अच्छे से करता है और इसीलिए धातु बहुत ही ज्यादा चमकदार होता है। चमकदार धातुओं की बात करी है तो सबसे चमकदार धातुओं में एक धातु है सिल्वर, और ये इतना ज्यादा चमकदार होता है कि हम इसे शीशा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे हम कई तरह के शीशे बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है समतल दर्पण का। दरअसल हम जितने भी तरह के दर्पण बनाते हैं उन सभी में हम सिल्वर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सिल्वर बहुत ही अच्छे से परावर्तन करता है और इसलिए उसके अंदर जो प्रतिबिंब दिखता है वो काफी हद तक बिंब के बराबर होता है और इसीलिए वो परावर्तन काफी अच्छे से कर पाते हैं और उनका इस्तेमाल किया जाता है दर्पण बनाने के लिए। अब चलिए परावर्तन के कुछ नियमों को जानते हैं। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, इसे जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या होती है। अब आपतित किरण वो किरण होती है जो सोर्स से आई है, जैसे कि मान लीजिए बल्ब से जो रोशनी निकलती है वो आपतित किरण कही जा सकती है। आपतित किरण वो किरण होती है जिसका परावर्तन अभी होना है, तो आपतित किरण आएगी दर्पण पे और उसका परावर्तन होगा और उससे बनेगी परावर्तित किरण। अब आपतित किरण जिस पॉइंट पर दर्पण से टकराएगी उस पॉइंट पर अगर हम एक परपेंडिकुलर खींचे तो उसे कहा जाता है अभिलंब। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे कहा जाता है आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे कहा जाता है परावर्तन कोण। और ये जो आपतन कोण और परावर्तन कोण होते हैं ये हमेशा बराबर होते हैं परावर्तन में। इसका दूसरा नियम है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। अब इसका मतलब ये है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण जो हैं वो तीनों मिलकर एक 2D इमेज बनाते हैं और इसीलिए वो तीनों ही एक ही तल में होंगे। चलिए अब जानते हैं आभासी और वास्तविक में अंतर। दरअसल जो प्रतिबिंब शीशे के अंदर दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है आभासी, और जो शीशे के बाहर बनते हैं उन्हें कहा जाता है वास्तविक। उदाहरण के लिए समतल दर्पण जो होता है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं जब हम दर्पण के आगे खड़े होते हैं तो समतल दर्पण में क्या होता है कि हमें हमारा प्रतिबिंब शीशे के अंदर दिखाई देता है। जब इस तरह का प्रतिबिंब बनता है जो शीशे के अंदर हो उसे कहा जाता है आभासी, परंतु अगर वो प्रतिबिंब शीशे से बाहर बनता है और हम उसे किसी पेपर पे देख सकते हैं तो उसे कहा जाता है वास्तविक। अब ये जो होता है ये कभी भी समतल दर्पण में नहीं होता, ये होता है गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण जो कि अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है और दूसरा होता है उत्तल दर्पण जो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। चलिए जानते हैं कि ये बनते कैसे हैं। दरअसल गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसमें एक गोलाकार सतह से कटे हुए टुकड़े के आकार होते हैं। उदाहरण के लिए ये एक गोलीय दर्पण है। मान लीजिए हमारे पास एक शीशे की बॉल है और अगर हम इसे दोनों तरफ से काट दें तो हमारे पास कुछ इस तरह का शीशा बच जाएगा। अगर हम इन दोनों शीशों से दर्पण बनाएं तो जो दर्पण बनेंगे वो गोलीय दर्पण कहलाएंगे। अगर हम गोलीय दर्पण की बात करें तो उन दर्पण में एक तो होता है हमारा मुख्य अक्ष, उसके अलावा इसके अंदर होता है एक मुख्य फोकस और एक होता है वक्रता केंद्रक और उसके अलावा एक होता है हमारा ध्रुव। अब ये चीजें क्या होती हैं इनके बारे में आपको घर से पढ़कर आना है। इसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या जान लिया। सबसे पहले हमने बात करी प्रकाश की, उसके बाद हमने जाना परावर्तन के बारे में और उसके बाद हमने जाना गोलीय दर्पण के बारे में। अब इन सभी चीजों के बारे में और अच्छे से जानने के लिए आपको अपनी एनसीईआरटी की किताब का प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन वाला अध्याय पढ़ना है। उसके अंदर आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो हैं प्रकाश का परावर्तन और गोलीय दर्पण। अगली वीडियो में हम बात करेंगे गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में। आपको ये भी पढ़कर आना है। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।